गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित विषय में बाह्यजिक राशियों के गुणनखंड का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सूत्र विस्तार का अध्ययन किया। तो सूत्र विस्तार के माध्यम से व्यंजकों को कैसे विस्तार किया जाता है यह मालूम हुआ, और गुणनखंड निकालने में उनकी मदद मिलती, इसलिए उसको पहले दिया गया है। अभी सबसे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं पेज क्रमांक 29 पर, कि एक सरल उदाहरण दिया गया है और समझाया गया है। सबसे पहले ये आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 4xy प्लस 8xy वर्ग बराबर 4xy कोष्टक में 1 प्लस 2y। दूसरा उदाहरण है पी स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बराबर जो है p प्लस 3q। दूसरे कोष्टक में है p माइनस 3q। अब यह डायरेक्ट रख दिया गया है, लेकिन आया कैसे, इसके पहले भी आप लोगों ने पिछली कक्षा में इसके बारे में कुछ अध्ययन किया है और याद भी होगा। तो आइए हम इसमें प्रश्न संग्रह 6.1 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। उदाहरण में जैसे दिया गया है उसको आप समय मिले तो पहले अध्ययन करिए, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और समझने के पश्चात उसको स्वतः हल करिए। और कहीं गलती हो, समझ में नहीं आता है तो उसको हमसे पूछिए। अब जैसे मैं प्रश्न संग्रह 6.1 का पहला सवाल आपको बता रहा हूँ, देखिए। 6.1 का पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब ये त्रिपद व्यंजक है, 3 व्यंजक है इसमें। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। अंतिम पद संख्या है और पहले पद में कोई गुणांक नहीं है, गुणांक केवल 1 है, लेकिन 1 ऐसे दिखाया नहीं जाता है। जैसे पहले भी आप अध्ययन इसके बारे में कर चुके हैं। अभी जो अंतिम पद है संख्या, इसको हमें ध्यान से देखना है कि ये प्लस 18 धन 18 है। तो धन 18 को इस प्रकार से हमें गुणनखंड करना है कि इसका गुणनफल जो है 18 आवे और योगफल जो है 9x आवे, तो ये दोनों में संतुलन बना रहेगा। आई बात समझ में? तो संतुलन बनाए रखने के लिए हम उसको विस्तारित करेंगे, तभी गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ियाँ मिला करके गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, धन 18 को हमने किया 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 बराबर 18 हो गया। और अभी हमको 9x मतलब इसका गुणांक 9 है तो 9 लाना है। तो 6 प्लस 3 मतलब 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया। यह इसलिए किया जाता है कि इसका जो है वैल्यू जो है गड़बड़ ना हो, आगे पीछे ना हो। इसी को विस्तार किया गया, इसीलिए सूत्र विस्तार पहले समझाया गया है कि कैसे विस्तार करते हैं, सूत्र कैसे बन जाता है। तो इसी को विस्तार किया गया है। विस्तार करने से अभी देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, 6x और 3x को जोड़ते हैं तो 9x हो गया, मतलब वही चीज़ इसको विस्तार करके रख दिया गया। अंतिम पद को ज्यों का त्यों रखते हैं। यह इसलिए करते हैं कि इसको जोड़ी मिला करके हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभी दो पद की जोड़ी मिला रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x का एक जोड़ी रहेगा और 3x प्लस 18 का एक जोड़ी रहेगा। अभी दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है जिसका इसमें भाग जाता है। तो इसमें संख्या है नहीं, 1 है तो 1 वैसे यहाँ कोई मूल्य नहीं रखता। 6 है लेकिन इसमें नहीं है। अभी जो है एक्स स्क्वायर है और x है, तो दोनों में x कॉमन होता है। तो x का अगर हम भाग देंगे दोनों में जाएगा, तो x लिया, एक्स स्क्वायर में x का भाग गया तो एक्स स्क्वायर है तो 1x कट गया तो x आया। अभी 6x में
x से भाग दिया तो x कट गया 6 आ रहा। तो यह कोष्टक में x धन 6 लिखा, कोष्टक बंद किया, प्लस ये चिन्ह प्लस है। अब इन दोनों में जो है, इसमें देखिए गुणांक 3 है और ये 18 है। 3 का भाग आराम से जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18। तो यहाँ इसको कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के यहाँ रखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और 3x में 3 का भाग गया तो x बचा। फिर जो है यह जो है 3 छक्के 18, 6 हो गया। और इस प्रकार से अभी ये दो पदों में पुनः विभाजित हो गया है। अब इन दो पदों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। अब देखिए x धन 6 यहाँ भी है, x धन 6 यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन लेंगे और यहाँ रखा x धन 6, तो x धन 6 से x धन 6 कट गया, फिर x बचा और पुनः जो है x धन 6 से x धन 6 डिवाइड हो गया तो 3 बचा, तो x धन 3 हो गया। तो यही आपका वास्तविक गुणनखंड हुआ। आइए एक उदाहरण दूसरा भी समझते हैं, क्योंकि इसमें एक ऋण चिन्ह और धन चिन्ह है, उसमें दोनों में धन चिन्ह था, तो ये थोड़ा अलग है। अभी देखिए एक्स स्क्वायर ऋण 10x धन 9 है, तो अभी धन 9 को हम इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि इसका गुणनफल जो है 9 धनात्मक आवे और योगफल ऋण 10x हो जाए। तो इसको दोनों को ऋण करेंगे, क्योंकि ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है, ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है, तो 9x हो गया। अभी ये ऋण 9 में ऋण 1 जोड़ते हैं तो ऋण 10 होता है, ऋण 10 हो गया। तो इसको हम विस्तारित करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9। अभी माइनस 9x में यह x जोड़ेंगे तो सीधे 10x हो गया। इसके वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा और 9 ज्यों का त्यों रख देंगे इस संख्या को। अभी दोनों पदों में फिर हम देखेंगे क्या कॉमन बनता है। यहाँ कोई गुणांक नहीं है और गुणांक नहीं है, इसलिए इसमें जो है x कॉमन लिया गया है। एक्स स्क्वायर में x का भाग गया तो x बचा, फिर 9x में x कट गया है तो 9x बचा है, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर ये ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह लिया। अभी दोनों में न तो x कॉमन हो रहा है और न तो संख्या 9 कॉमन, तो दोनों में 1 से भाग जाएगा। 1 से भाग गया तो यह संख्या अभी x में 1 से भाग जाएगा तो x आएगा। अभी देखिए यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तभी धन आएगा, इसलिए यहाँ ऋण रखा गया है और 1 से भाग गया तो 9 ही भागफल आएगा, वही रखे हम। अभी एक दोनों में देखिए कम, इसमें भी x माइनस 9 है, x माइनस 9 है, तो x माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस 9 हो गया और ये x बच गया तो यहाँ रखा। फिर दूसरे में भी x माइनस 9 हुआ और ये भागफल से कटता है तो 1 आएगा इसका भाग। ये x माइनस 9 है ना, सॉरी, तो x माइनस 9 कट गया तो 1 बचा। एक बार जाए किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो 1 ही बचता है। तो ये आपका इस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 का वास्तविक गुणनखंड x माइनस 9 और x माइनस 1। एक और उदाहरण देखिए, अभी तीसरा है y वर्ग धन 24y धन 144। अभी उसी तरह से गुणनखंड किया, 144 का 12 गुणे 12 तो ये 144 होगा और 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 होगा, जो कि मध्य पद के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको विस्तार करेंगे और y वर्ग धन 12y धन 12y धन 144 तीनों धनात्मक है, इसलिए इसमें धन ही चिन्ह रहेगा। अभी दोनों में कॉमन क्या है, y है, इसमें संख्या नहीं है, इसमें संख्या नहीं है तो इसलिए हम y लिए और y वर्ग में y से भाग गया, y बचा। और फिर यहाँ
12y में y कट गया, 12 बचा। दूसरे पद में आते हैं तो दोनों में कॉमन 12 होता है, 12 कॉमन लिया। फिर 12y में 12 से भाग गया, y बचा। 144 में 12 का भाग देते हैं तो 12 आता है। अभी फिर दोनों में पद बनता है। अभी दोनों में कॉमन है y धन 12, तो y धन 12 को कॉमन लिया और ये कट गया तो फिर y बचता है। और दूसरे पद में ये y धन 12 कट गया तो 12 बचता है, ये आया। अब यही आपका वास्तविक गुणनखंड होगा। अभी चौथा उदाहरण देखिए इसमें ज़रा। चौथे उदाहरण में देखिए यहाँ धन है, ऋण है, ज़रा ये अंतर है। तो इसमें जो है इसका खंड करते समय, और इसमें पहले पद में भी गुणांक है, तो अभी हमको जो है ये 5 और ऋण 10 का गुणा करके विस्तार करना पड़ेगा। तो 5 ऋण 10 का गुणा किया तो ऋण 50 आता है। तो ऋण 50 को हमें इस प्रकार खंड करना है कि इसका गुणन फल जो है ऋण 50 आवे और योगफल जो है धन y आवे। तो जब बड़ी संख्या रहेगी धनात्मक रखेंगे तो वही उत्तर आएगा। तो इसलिए यहाँ तो स्पष्ट है कि धन 10 गुणे ऋण 5 बराबर ऋण 50 आ गया। और धन 10 में ऋण 5 घटाते हैं तो 5 आता है, मतलब ये मध्य पद के वैल्यू के बराबर हो गया। 5y वर्ग, देखिए 5y वर्ग धन 10y ऋण 5y ऋण 10 हो गया। अभी दोनों में कॉमन जो है संख्या 5 होता है, 5 का दोनों पद में भाग जा रहा है और दोनों में y भी कॉमन है तो 5y होगा। अब 5y वर्ग में 5y वर्ग का भाग 5y का भाग देंगे, सॉरी, तो 5 से 5 कट गया, y वर्ग में y का भाग दिया तो y बचा। फिर 5 दूनी 10 और y से y कट गया केवल 2, y इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। दूसरे पद में आते हैं तो ऋण 5 y और ऋण 10 है, तो चिन्ह जो है ऋण है कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर संख्या 5 दोनों में भाग जाते हैं तो 5 कॉमन लिया, 5y में 5 का भाग गया तो y बचा। अब यहाँ ऋण है और हमको यहाँ धन, अभी तभी ऋण और ऋण में गुणा होता है, धन आता है, उस पद के बराबर को लाना है, इसलिए 5 दूनी 10 हो गया। अभी दोनों पदों में x धन y धन 2 कॉमन बनता है, y धन 2 दोनों में है, यह कॉमन है, इसको लिया तो y धन 2, तो पहले पद में y धन 2 कट गया, 5y बचा। दूसरे पद में y धन 2 कट गया, ऋण 5 बचा। यही आपका वास्तविक गुणनखंड होगा। अभी सभी प्रकार के चिन्हों के साथ 4 उदाहरण समझाया गया। इसमें कोई परेशानी हो तो आप समझेंगे और पूछेंगे और इसे स्वतः समझ करके लगाएं।